रिलायंस एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई ना कोई सर्विस या प्रोडक्ट आप रोज यूज करते हैं। आप जो भी दिन में पैसा खर्च कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुकेश अंबानी के पास जा ही रहा है। आज से 65 साल पहले मसाले के व्यापार से शुरू हुई ये कंपनी आज 17.5 लाख करोड़ की वैल्यूएशन तक पहुंच गई और 2023-24 में इसका पर ईयर रेवेन्यू 10,122 करोड़ रुपए था। इतना अंधा पैसा आखिर रिलायंस कैसे कमा रही? इसकी शुरुआत होती है धीरूभाई अंबानी से। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 में जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हुआ था। 17 साल की एज में धीरूभाई यमन चले गए और वहां क्लर्क की नौकरी करने लगी। वहां काम करते हुए उन्होंने ट्रेडिंग, अकाउंटिंग और बिजनेस स्किल सीखी। उस टाइम यमन के रियाल कॉइन में बहुत ज्यादा सिल्वर होता था। धीरूभाई ने कॉइन्स को बहुत ज्यादा बल्क में खरीदा, फिर उन्हें पिघलाकर सिल्वर निकाल लिया और लंदन के बुलियन ट्रेडर्स को बेच दिया। बुलियन ट्रेडर्स वो होते हैं जो सोना, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती मेटल्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। ऐसा 2-3 महीने तक चला, फिर सरकार ने वो सिक्के बैन कर दिए। लेकिन तब तक धीरूभाई ने 1-2 लाख रुपए तक कमा लिए थे और उस टाइम पे इतने पैसे बहुत होते थे। इसके बाद 1958 में धीरूभाई इंडिया वापस आ गए और मुंबई में सेटल हो गए। यहाँ से उन्होंने मसाले का इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू किया। उन्हें बिजनेस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में 8 साल लगे। उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बढ़ती डिमांड को देखा और नारोदा, अहमदाबाद में 70s में विमल नाम से एक टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल शुरू की। 10 साल में कंपनी का एनुअल टर्नओवर 70 करोड़ तक पहुंच गया। इन्होंने उसी साल अपना आईपीओ लॉन्च किया। भारत के अलग अलग हिस्सों से 58,000 से ज्यादा इन्वेस्टर ने रिलायंस के आईपीओ को सब्सक्राइब किया। 80s की शुरुआत में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की पोटेंशियल को समझते हुए उन्होंने रिलायंस के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम उठाया और महाराष्ट्र में पतलंगा प्लांट कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया, जिसमें शुरू में पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न और पॉलिएस्टर स्टेपल फाइबर का मैन्युफैक्चर होता था। 1981 में मुकेश अंबानी को धीरूभाई अंबानी ने ट्रांसपोर्ट से वापस बुला लिया ताकि वो अपने फैमिली बिजनेस को चलाने में उनकी मदद कर सके। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन कहानी में एक मोड़ आया। जैसे हिडनबर्ग ने 2022 में गौतम अडानी के शेयर गिराने की कोशिश की, वैसे ही बियर कार्टेल ने धीरूभाई पे करने की कोशिश की थी। बियर कार्टेल एक बियर ग्रुप था। बियर ग्रुप ये वो होते हैं जो कोई भी शेयर नीचे गिरता है तब उसे प्रॉफिट बनाते हैं। 18 मार्च 1982 को बियर कार्टेल ने धीरूभाई अंबानी के शेयर गिराने और उससे प्रॉफिट बनाने का प्लान बनाया शॉर्ट सेलिंग के थ्रू। पहले शेयर का ट्रांजैक्शन हर दूसरे शनिवार को होता था, जब शेयर पर्ची के फॉर्म में होते थे। आज ये 1-2 दिन का समय होता है और डिजिटली। शॉर्ट सेलिंग में ऐसा होता है कि मैंने वो शेयर बेच दिया जो मेरे पास है भी नहीं। अगर 100 रुपए का शेयर है, मैंने जिसको बेचा वो शेयर उसे 15 दिन बाद डिलीवर करना पड़ेगा। अब मेरा टारगेट ये है कि उस शेयर की प्राइस 15 दिनों में 100 से गिर जाए और 80 हो जाए, ताकि 15 दिन बाद 80 रुपए में खरीद के मैं 100 रुपए में बेच दूं तो 20 रुपए प्रॉफिट निकल आए। लेकिन अगर शेयर बढ़ गया तो नुकसान भी झेलना पड़ेगा। अब मार्केट में जब एक साथ बहुत से शेयर कोई बेचता है तो लोगों का ट्रस्ट कम होता, तो शेयर गिरने लगता। बियर कार्टेल ने उस दिन शाम को रिलायंस के 3,30,000 शेयर बेच दी। शेयर 131 पे था, वो 121 पे आ गया। अगले दिन फिर उनकी यही प्लानिंग थी ताकि शेयर गिरे और उन्होंने 11 लाख शेयर और बेच दिए। लेकिन यहाँ पे आता एक ट्विस्ट। धीरूभाई अंबानी को एहसास हुआ कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो छोटे इन्वेस्टर का बहुत सारा पैसा डूब सकता है और लोगों का रिलायंस पर से भरोसा उठ सकता है, क्योंकि 58,000 इन्वेस्टर धीरूभाई के कहने पर ही स्टॉक मार्केट में आए थे। अगर उनका लॉस हो गया तो फिर कभी स्टॉक मार्केट में नहीं उतरेंगे। इसलिए उन्होंने ऐसे ब्रोकर्स को इकट्ठा किया जो रिलायंस के दोस्त थे और उनसे रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए कहा। तो ये जो 11 लाख शेयर बेचे जा रहे थे, उसमें से 8 लाख से ज्यादा शेयर धीरूभाई के फ्रेंडली ब्रोकर्स खरीद रहे थे। जब मार्केट खुला तो रिलायंस का शेयर 180 पर पहुंच गया, क्योंकि एक साथ इतने शेयर लोग खरीदते हैं तो शेयर ऊपर भी जाता है। लोगों ने वो शेयर मांगने शुरू किए। बियर कार्टेल के पास इतना बड़ा लॉस कवर करने के लिए पैसा और शेयर दोनों थे नहीं। ये शेयर की डिमांड फुलफिल नहीं कर पाया, तो बायर्स ने 50 रुपए पर शेयर की पेनल्टी लगा था और इतना बड़ा मेस क्रिएट हो गया कि मार्केट क्रैश होगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को 3 दिन बंद करना पड़ा। रिलायंस का शेयर 201 पहुंच गया। यहाँ से धीरूभाई स्टॉक मार्केट के किंग बन गए। फिर किसी भी कंपनी ने रिलायंस को शॉर्ट सेलिंग के थ्रू गिराने की कोशिश नहीं की।
1986 में धीरूभाई अंबानी का राइट हैंड पैरालाइज हो गया और उन्होंने अपना बिजनेस दोनों बेटों को सौंपने का फैसला किया। 6 जुलाई 2002 धीरूभाई अंबानी का 70 साल की उम्र में निधन हो गए। धीरूभाई कोई विल नहीं छोड़ गए थे। 2 साल बाद दोनों भाई मुकेश और अनिल अंबानी में बंटवारा जैसी सिचुएशन बन गई। फिर अपनी मां की मदद से दोनों भाइयों ने बिजनेस को स्प्लिट करने का डिसीजन लिया। मुकेश ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को रखा, जिसमें मुकेश अंबानी को ऑयल और पेट्रोकेमिकल का कंट्रोल मिला और अनिल अंबानी को टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन और फाइनेंशियल सर्विस का कंट्रोल मिला। मुकेश अंबानी ने रिलायंस के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन फॉलो किया, टेक्सटाइल से पॉलिएस्टर फाइबर और आगे चल के पेट्रोकेमिकल्स और पेट्रोलियम रिफाइनिंग और उसके बाद ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में अपस्ट्रीम गए। उन्होंने कई वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज दी, जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। जुलाई 2024 तक एस्टिमेटेड $123 बिलियन की नेटवर्थ के साथ मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हैं। कंपनी की वर्थ $241 बिलियन से भी ज्यादा है, जिसमें 3,47,362 एम्प्लॉयज काम करते हैं। मुकेश अंबानी कंपनी का लगभग 50.4% स्टेक ओन करते हैं। रिलायंस का 2023-24 में रेवेन्यू 10,122 करोड़ रुपए था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 80,000 करोड़ था। इसमें से इनका मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑयल एंड गैस और ऑयल टू केमिकल से आता है, लगभग 5,90,188 करोड़, जो टोटल रेवेन्यू का 56% है। इसमें से 82,584 करोड़ टोटल एबिटा प्रॉफिट है, जो टोटल प्रॉफिट का 50% है। ऑयल एंड गैस में इनका रेवेन्यू है 24,440 करोड़, जिसमें से एबिटा प्रॉफिट 20,191 करोड़ है। इसमें इनका मार्जिन सबसे ज्यादा है, अराउंड 82%। रिफाइनरीज में इनके पास 10 से ज्यादा रिफाइनरीज है, जैसे जामनगर, हजीरा, दहेज, नगोथाने, बड़ोदरा, पतलंगा, सिलवासा, बाराबाकी, होशियारपुर और मलेशिया में भी कुछ रिफाइनरीज हैं। जामनगर का रेवेन्यू सबसे ज्यादा है, इसलिए हम इसे डिस्कस करेंगे। जामनगर ऑयल रिफाइनरी को इनिशियली इसलिए सेटअप किया गया था ताकि रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जा सके, जो बाद में नारोदा फैक्ट्री में पॉलिएस्टर बनाने के काम आए। लेकिन बड़ा एम ये था कि देश के बाहर से इंपोर्ट किए जाने वाले पॉलिएस्टर को इंडिया में बनाया जाए। रिफाइनरी 14 जुलाई 1999 को मैन्युफैक्चर हुई थी, जब इसकी कैपेसिटी 6,68,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल पर डे थी। 2008 में रिलायंस इंडस्ट्री ने इस रिफाइनरी के बगल में एक दूसरी रिफाइनरी कमीशन की, जिसने क्रूड ऑयल की कैपेसिटी को 12,40,000 बैरल्स पर डे तक बढ़ा दिया। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट $6 बिलियन थी उस टाइम पे। रिफाइनरी दुनिया में बने हुए 216 अलग अलग तरह के क्रूड ऑयल को प्रोसेस करती है। 2013 के हिसाब से ये पूरा कॉम्प्लेक्स मैन्युफैक्चर 7,500 एकड़ जमीन पे बना हुआ है। इतने बड़े जामनगर रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को सिर्फ 30 महीनों में बनाया गया था। जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी और कॉम्प्लेक्स सिंगल साइट रिफाइनरी है, जिसमें 1.4 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल की प्रोसेसिंग कैपेसिटी है। इसका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 21.1 है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, जबकि बाकी सबका कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 10 से 12 के आसपास होता है। कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स का मतलब ये होता है कि ये वर्स्ट क्वालिटी क्रूड ऑयल को भी प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। ये जितना ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है। ये दुनिया की कुछ रेयर रिफाइनरीज में से एक है जो ऐसा कर पाती है। ये अपने प्रोडक्शन का ज्यादा हिस्सा 100 से ज्यादा अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, जो से एक सुपर जायंट रिफाइनरी बनाता है। जामनगर रिफाइनरी का कैपिटल कॉस्ट लेस देन $10,000 पर बैरल पर डे है, जो बाकी रिफाइनरीज का एवरेज कैपिटल कॉस्ट से कंपेयर करें तो उनका $15,000 से $20,000 पर बैरल पर डे होता है। लो कैपिटल कॉस्ट होने के साथ साथ हाई कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स होना भी इसे सबसे अलग बनाता है। इसलिए जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल रिफाइनरी है। इन्होंने एक मैंगो ऑर्चर्ड भी स्टार्ट किया था, जो रिफाइनरी के लिए एक एडिशनल साइड बिजनेस बन गया है, जिसमें शुरुआत में 50,000 मैंगो ट्रीज प्लांट किए गए थे और आज के टाइम में लगभग 1,30,000 ट्रीज हैं और इनकी 200 प्लस वेराइटीज हैं। अराउंड 10,000 टन पर ईयर के मैंगो प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया, यूरोप, अमेरिका, मिडिल ईस्ट और ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा मैंगो ऑर्चर्ड है। डिजिटल सर्विस से रिलायंस इंडस्ट्रीज 1,32,938 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो टोटल रेवेन्यू का 12.7% है। इसमें से इनका एबिटा प्रॉफिट 56,697 करोड़ है, जो टोटल प्रॉफिट का 34% है।
ये जिस भी सेक्टर में उतरते हैं वहाँ अंधा पैसा लगा के मार्केट में अपना नाम चलाते हैं। 2013 में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज में 13 कंपनियां थी और आज सिर्फ 3 से 4 ही रह गई हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 2010 में IBSL का 95% स्टेक 4800 करोड़ में खरीद लिया था। इन्फोटेल ब्रॉडबैंड सर्विस लिमिटेड IBSL ये सिर्फ एक ऐसी कंपनी थी जो 4G ऑक्शन में इंडिया के 22 सर्कल्स में ब्रॉडबैंड स्पेक्ट्रम जीती थी। ये मुकेश अंबानी की टेलीकॉम सेक्टर में एंट्री थी और ये तब हुआ जब मुकेश और उनके छोटे भाई अनिल अंबानी ने अपने बीच के नॉन कम्पीट एग्रीमेंट को खत्म किया और एक दूसरे के बिजनेस एरियाज में एंट्री और इन्वेस्ट करने का मौका दिया, जो 2005 में दोनों भाइयों के बीच हुए डिवीजन के फैमिली सेटलमेंट के कारण बना था। अगले 7 साल में उन्होंने 2.5 लाख करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए। जियो ने 4G सर्विस को इंटरनली 27 दिसंबर 2015 को लॉन्च किया था। कंपनी ने अपनी 4G सर्विस को कमर्शियली 5 सितंबर 2016 को लॉन्च किया, जिसमें फ्री डेटा और वॉइस सर्विसेज 31 दिसंबर तक ऑफर की गई थी, जो बाद में 31 मार्च 2017 तक एक्सटेंड की गई। पहले ही महीने में जियो ने अनाउंस किया कि उन्होंने 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर एक्वायर कर लिए हैं और लॉन्च के 83 दिन के अंदर ही 5 करोड़ सब्सक्राइबर का मार्क क्रॉस कर लिया है, जो एयरटेल को 12 साल और वोडाफोन और आइडिया को 13 साल लगे थे। फिर 22 फरवरी 2017 को जियो ने 100 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। अक्टूबर 2017 तक जियो के लगभग 13 करोड़ सब्सक्राइबर हो गए थे। 5 अक्टूबर 2022 को जियो ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 5G सर्विसेज लॉन्च की। मार्च 2023 तक जियो 5G सर्विस इंडिया के 365 सिटीज में अवेलेबल था। अप्रैल 2023 तक 5G सर्विस 2500 प्लस सिटीज में अवेलेबल थी। 48.2 करोड़ सब्सक्राइबर के साथ जियो इंडिया का लार्जेस्ट मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर है। डेटा कॉस्ट पहले 300 रुपए पर GB होती थी और डेटा स्पीड होती थी 256 KB पर सेकेंड। जियो के बाद आज डेटा कॉस्ट 10 रुपए पर GB की हो गई, 21 MB पर सेकेंड डेटा स्पीड के साथ, जिसके बाद भी इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 181 रुपए है। ऑयल टू केमिकल और गैस के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल मार्केट से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, जो है 3,06,848 करोड़, जो कि टोटल रेवेन्यू का 29.5% और एबिटा प्रॉफिट 23,082 करोड़ है, जो टोटल प्रॉफिट का 14% है। रिलायंस रिटेल इतना फैला हुआ है कि जो आपकी नजर में है वो तो इनका है ही, और जो आप नहीं जानते वो भी इनका है। आगे वीडियो में देखिए। इंडियन रिटेल मार्केट दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट में से एक है और 2027 तक ये एक्सपेक्टेड 1.4 ट्रिलियन US$ क्रॉस करने वाला है। 2008 के एंड तक रिलायंस रिटेल के पास इंडिया के 57 सिटीज में करीब 600 स्टोर्स थे। 2023 तक कंपनी के 7,000 टाउन्स में 18,836 स्टोर्स है और वहां पर 2,45,000 से ज्यादा एम्प्लॉयज है, जो शॉपिंग, FMCG, फैशन और लाइफस्टाइल को कवर करता। 2006 में रिलायंस ने रिलायंस फ्रेश नेम के साथ अपने रिटेल स्टोर फॉर्मेट की शुरुआत की थी। 2024 तक रिलायंस रिटेल 2700 से ज्यादा ग्रोसरी स्टोर्स ऑपरेट कर चुका और हर दिन 200 मेट्रिक टन से ज्यादा फ्रूट्स और 300 मेट्रिक टन से ज्यादा वेजिटेबल्स एक्सपोर्ट करते हैं। रिलायंस रिटेल इंडिया का लार्जेस्ट फैशन और लाइफस्टाइल रिटेलर है। रिलायंस ट्रेंड्स के 2300 से ज्यादा स्टोर्स हैं और अभी ये इंडिया के 1100 से ज्यादा टाउन्स और सिटीज में फैला हुआ है। रिलायंस ट्रेंड्स फुटवेयर के 2024 में 800 से ज्यादा स्टोर्स हैं। जियो मार्ट के प्रोडक्ट्स मल्टीपल कैटेगरीज में अवेलेबल है, इंक्लूडिंग ग्रोसरीज, फैशन एंड लाइफस्टाइल, कंज्यूमर, इलेक्ट्रॉनिक, होम एंड किचन गुड्स, जनरल मर्चेंडाइज, हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स। अजोटे सेंट्रो अजियो, जो एक फैशन और लाइफस्टाइल ब्रांड है, ये भी फैशन में रिलायंस रिटेल के ही पार्ट है। रिलायंस डिजिटल ने अपना पहला स्टोर 24 अप्रैल 2007 को दिल्ली में ओपन किया था। अभी इंडिया के करीब 800 सिटीज में 8,600 से ज्यादा रिलायंस डिजिटल और 1,800 माई जियो स्टोर्स हैं और इनका ऑनलाइन प्रेजेंस भी है। ये इंडिया के लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर में से एक हैं। इनके पास 5,000 से ज्यादा प्रोडक्ट इन्वेंटरी में है। डिजिटल एक्सप्रेस मिनी, रिलायंस रेस्क्यू, आई स्टोर, रिकनेक्ट और एल्बाएफ रिलायंस डिजिटल के अंडर ही आते हैं। मिल्क बास्केट, हार्मलेस, फर्नीचर में अर्बन लेटर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में टीरा, फार्मेसी में नेटमेट्स और भी बहुत कुछ। इन सबको कवर करने में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट्स में रेवेन्यू 10,826 करोड़ है, जो टोटल रेवेन्यू का 1.4% है। लेकिन इंडिया मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर 10.2 CAGR रेट से ग्रोथ इंक्रीज होने वाला है और ये 2026-27 तक 3,08,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। तो इसे भी थोड़ा डिस्कस कर लेते। 28 फरवरी 2024 को रिलायंस की मीडिया कंपनी वाईकॉम 18 स्टार इंडिया पावर्ड लिमिटेड SIPL, जो डिज्नी के अंडर है, इनके साथ मर्ज हो गई।
ये जॉइंट वेंचर 17,350 करोड़ की वैल्यूएशन पर हुआ, जिसमें रिलायंस 11,500 करोड़ इन्वेस्ट करेगा ताकि कंबाइंड एंटिटी की ग्रोथ को सपोर्ट किया जा सके। रिलायंस और उसके एसोसिएट्स मर्ज एंटिटी का लगभग 63% ओन करते हैं। डिज्नी के पास 36.8% है। इस जॉइंट वेंचर ने एंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स के मीडिया एसेट्स को कंबाइन कर दिया है। 30,000 डिज्नी कंटेंट एसेट्स के साथ रिलायंस के पास लगभग 118 टीवी चैनल्स हो गए हैं। इसमें स्टार के सारे चैनल्स, कलर्स, VH1, MTV, कॉमेडी सेंटर, CNBC और निकलोडियन के चिल्ड्रंस चैनल, जिसमें 70 चैनल डिज्नी के अंडर आते हैं और बाकी 76 वाईकॉम 18 और नेटवर्क 18 के अंदर। इसके साथ ये इंडिया की सबसे बड़ी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कंपनी बन गई है। इनके पास जियो और हॉटस्टार मिला के 2 लाख घंटे से ज़्यादा कंटेंट हो गया है। साथ ही HBO, पैरामाउंट, NBC, यूनिवर्सल, इन सब से इन्होंने पहले ही टाई अप कर रखा है। स्पोर्ट्स में कबड्डी, IPL 2023 से 2027 तक, इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम और BCCI मीडिया राइट्स सितंबर 2023 से मार्च 2028 तक इनका ही राज है। इसके अलावा स्पोर्ट्स फ्रेंचाइजी में IPL में मुंबई इंडियंस, WPL में मुंबई इंडियंस, SA20 टूर्नामेंट में MI केप टाउन, इंटरनेशनल T20 लीग में MI इमिरेट्स, मेजर लीग क्रिकेट में MI न्यूयॉर्क, इन सब की 100% फ्रेंचाइजी रिलायंस ओन करती है। फुटबॉल में फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड को भी ये ओन करते हैं। आलोक इंडस्ट्री लिमिटेड को भी ये ओन करते हैं। रिलायंस फाउंडेशन एक इंडियन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2010 में मुकेश अंबानी ने ओपन किया था। रिलायंस फाउंडेशन को पहले धीरूभाई अंबानी फाउंडेशन के नाम से जाना जाता था। ये अर्बन प्लानिंग, रूरल डेवलपमेंट, डिजास्टर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्पोर्ट्स में सपोर्ट करते हैं। इसके बाद अनंत अंबानी की शादी में 10 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए जस्टिन बीबर को $10 मिलियन लगभग 80 करोड़ देना और 5,000 करोड़ शादी में खर्च करना इनके लिए आम बात है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? कुछ छूट गया हो तो बताना।